फिर अपने हिसाब से समझा दूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने एक कीवर्ड लिखा व्हाट इज़ साइट मैप इन साइट मैप डॉट एक्सएमएल। एक्सएमएल की लैंग्वेज में, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो किस्म के साइट मैप्स होते हैं। एक होती है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, बेसिकली ये लैंग्वेज है। दूसरी होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट, और H से हाइपर, T से टेक्स्ट, प्रोटोकॉल लैंग्वेज। HTTP एक है हमारे पास HML XML, और एक है HTML, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। उसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में है बेसिकली दोनों लैंग्वेजेस। अच्छा, SEO की लैंग्वेज है? नहीं, ये कोडिंग की लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है? डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, डेवलपमेंट की लैंग्वेज है। कोड के अंदर ये आती है। और कहाँ पे पड़ी होती है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सपेल करते हैं कि XML क्या होता है, क्या चीज़ होती है। गूगल से जब हम तो पूछते हैं तो ये कहता है हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स भी हैं इन सेंस ऑफ आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी पेजेस हैं उनके पीछे उनकी IP एड्रेस लगी होती है, उनके पीछे उनकी IP एड्रेस लगी होती है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और भी बहुत सारी जगहों पे साइट में भी यूज़ होते हैं, वो सिर्फ वेबसाइट के अंदर यूज़ नहीं होती, और भी बहुत सारी जगहों पे होती है, तो इसलिए वो इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कह रहा है। सही है। द साइट मैप्स प्रोटोकॉल अलाउज अ वेब मास्टर। वेब मास्टर कौन है? सर्च इंजन, गूगल, याहू, बिंग, बेडू, डकडकगो, और ये जितने भी हमारे पास हैं ask.fm, ये सारे कौन है? सर्च इंजन। टू इन्फॉर्म करने के लिए सर्च इंजन अबाउट के मतलब URLs, हमारे URLs जो है, URLs क्या होता है? ये चीज़ें मैं बार बार टकराएंगी इसलिए मैंने आपको लिखवाया था ताकि आपको याद हो। यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर। URL a website that are available for crawling। ये साइट मैप एक तरह से प्रोटोकॉल है जो कि सर्च इंजन्स को बताता है कि आपने कौन कौन सी URLs को क्रॉल करना है, कौन कौन से URLs अवेलेबल है क्रॉल के लिए, कौन कौन से URLs अवेलेबल है क्रॉलिंग के लिए। जैसे कि किसी भी एक वेब मास्टर आया आपके दरवाजे पे और आपने एक लिस्ट तैयार की है उसके लिए पहले से। आपको तो पता है कि कभी भी क्रॉलर आएगा, तो आपने एक लिस्ट तैयार की है कि भाई मैं उसको किचन दिखाऊंगा, बाथरूम दिखाऊंगा, डाइनिंग रूम दिखाऊंगा, उसके बाद मैं उसको पीछे जो हमारी गली है वो दिखाऊंगा, इसके अलावा मैं उसको बगीचा दिखाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो बगीचा देखे, बगीचा बिल्कुल सामने है, तो मैं इसको उठा के ना यकम पहले पे ले आता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ वो जी पीछे वाली गली देखे, उसको दूसरे नंबर पे डाल देता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ जी तीसरे नंबर पे वो मेन डाइनिंग रूम देखे, फिर चौथे नंबर पे फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वेंट क्वार्टर देखे, फिर उसका बाथरूम देखे। तो 1 2 3 4 5 6 जितने आपके कंपोनेंट्स हैं वेबसाइट के अंदर पेजेस में, वो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ कि पहले ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए। ये मैंने एक लिस्ट तैयार की, उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं? साइट मैप्स, या नॉर्मली हम उसको साइट मैप कहते हैं। साइट मैप क्या होती है? आपके वेबसाइट के जितने भी URLs हैं, सर्च इंजन को सिग्नल देना कि वो उनको क्रॉल करें। वहाँ पे उसने एक चीज़ लिखी है दूसरी लाइन में, दैट आर अवेलेबल फॉर क्रॉलिंग। वो प्रोटोकॉल, वो चीज़ जो जो सर्च इंजन या वेब मास्टर को आपके लिंक्स को समझने में, क्रॉलिंग क्या होती है बेसिकली समझनी होती है ना, उसके ऊपर क्रॉल होता है, समझने में आसानी करे। आप एक लिस्ट बना के जब सर्च इंजन को देते हैं तो वो लिस्ट उसके पास सेव हो जाए। फिर वो क्या कहता है नेक्स्ट पे, उसको आपने पहले होम रखा, फिर अबाउट अस रखा, फिर सर्विसेज रखा, उसके बाद सर्विसेज का इनर पेज रखा, फिर ये इस तरह। अब नेक्स्ट टाइम जब क्रॉलर आएगा, आपने पहले होम रखा, होम पेज आएगा, दूसरे बाद अबाउट अस रखा है,
फिर कॉन्टैक्ट अस रखा है। जिस सीक्वेंस से आपने साइट मैप में लिंक्स डाले हैं उसी सीक्वेंस से सर्च इंजन उसको क्रॉल करेगा। साइट मैप एक इंडिकेशन है गूगल के लिए कि आप आएँ और मेरी वेबसाइट को विज़िट करें, मेरी वेबसाइट के फ़लाने 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 यूआरएल को विज़िट करें। जैसा कि इसका हम साइट मैप देखते हैं। साइट मैप पे जाने के लिए हमारे पास एक कमांड है, वो आपको याद है क्या है? कल हमने की थी, /site map.xml, ये उसका कमांड है। abc.com आपकी एनी वेबसाइट, /site map वो path.xml उसकी एक्सटेंशन। ये बैकअप पे ले जाइए। ये आपको कहाँ पे लेके जाएगी? उस वेबसाइट में जितनी भी साइट मैप की चीज़ें होती हैं वहाँ पे लेके जाएगी। जितने उसमें लिंक्स होंगे वो आपको लेके जाएगा। अब क्या होता है ये देखें, जनरेटेड बाय ऑल इन वन एसईओ, ये प्लगइन यूज़ हुआ है इसके अंदर। ऑल इन वन एसईओ के थ्रू ये बनाया गया। साइट मैप हम दो तरीक़ों से बनाते हैं। नंबर 1, अगर हमने साइट मैप XML में बनाना है तो फिर हम वर्डप्रेस के अंदर क्या करते हैं, प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स क्या होती हैं ये मैंने आपको एक दफ़ा समझाया था। हर वो सॉफ्टवेयर जो हमारे काम को आसान करे वो प्लगइन्स होती है। ये तो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ब्राउज़र के अंदर होती है, प्लगइन्स वेबसाइट के अंदर होती है। तो ऑल इन वन एसईओ एक प्लगइन है जिसके थ्रू हमें कुछ चीज़ें ईजीली मिल जाती है, जो हम कोड के ज़रिए नहीं कर सकते, वो हमें ईजीली ये दे देता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऑल इन वन एसईओ को यूज़ करते हैं। अब ये जो साइट मैप है ये ऑल इन वन एसईओ के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया, ठीक है। जब उसने ये बना के दिया तो उसने क्या किया जी, सबसे पहले वो गया जी पोस्टों पे। पोस्टों के अंदर उसने देखा जी यूआरएल काउंट कितने 54 पोस्टें पड़ी हुई हैं इसके अंदर, इस लिंक के अंदर post@sitemap.xml, ठीक है। फिर वो पेजेस पे गया, ये पेज है एक, उसके अंदर 41 यूआरएल्स हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं, इसको न्यू टैब में ओपन करें, ये आपको सारों की बता देगा। कैसे है, .ca होम पेज, किचन काउंटर टॉप इनर पेज, बाथरूम काउंटर टॉप, फायर प्लेस, वेनिटी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये जितने हैं ना ये नंबर ऑफ कितने हैं, ये 41। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। अब अगर आप प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं, 11। तो हम इसको ओपन करते हैं, ये देखें, सा मशीन 2, सा मशीन, पिंचर टूल, उसके बाद डेवल पावर टूल, और ये 2 जो है ना ये पहले पेजेस बनाए गए हैं, इसलिए जब हम बनाते हैं ना डेवलपमेंट में तो ये 2-1 इसके साथ आ रहा होता है। अच्छा, ये 11 पेजेस ही हैं, इसको भी बंद करें। अच्छा, पोर्टफोलियो में 13 पेजेस हैं, इस तरह सर्विसेज में 6 पेजेस हैं। ये सारा इसने क्रॉल किया हुआ है। ये कि 54, 41, 11, 13 ये क्या है? ये पेजेस हैं, ये पेजेस हैं, 54 पेजेस हैं। 54 पेजेस हैं। किस चीज़ के अंदर? सिर्फ पोस्टों के अंदर। इसका मतलब क्या है कि 54 पोस्टें हमारे पास पड़ी हुई हैं, ऐसा ही है। पोस्ट किसको कहते हैं? पोस्ट जो हमने किया हुआ है, जब हम पोस्ट करते हैं, जो भी हम कोई पोस्ट लगाते हैं। लगाते नहीं हैं, जब हम पोस्ट करते हैं ब्लॉग पेज के ऊपर हम पोस्ट नहीं डालते, जैसे ये है। कलर्स फॉर ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स दैट वेल ट्रांसफॉर्म्स यूर स्पेस, ये पोस्ट लगाई। ये वो पोस्ट है। पहला यूआरएल ये है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह जाते जाओ। फिर इसके अंदर 2 में आओ, पेज 2, फिर ये इधर इसके अंदर है। वहाँ पे कितने 41,
अब अगर इन सारों को आप गिनते जाएंगे ना, पेज 6 पे अच्छा आते यानी हैं। कि ये अच्छा वो वाले 54 पेजेस। हाँ जी, 54 पेजेस ये हैं। पेजेस का मतलब यूआरएल्स। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यूआरएल ही है ना ये यूआरएल बन गया ना। तो पेजेस और यूआरएल क्या होता है, सेम ही होते हैं, बस नाम अलग है। पेज हम उसको किसी और एक्सपेक्ट में कहते हैं, यूआरएल उसका एक ABCD के अंदर एक फॉर्म होती है ये चीज़। तो जो हमने पहले यहाँ पे पढ़ा कि साइड मैप के अंदर 54 यूआरएल्स पड़े हैं, किसके, पोस्ट के में। पोस्ट का जो साइड मैप है उसके अंदर 54 पड़े हैं, तो वो ये हैं। तो ये तो चले हमने ये लिखा हुआ है ना, क्या कहते हैं इसको, साइड मैप, ये ब्लॉग पोस्ट है ये। हाँ ब्लॉग पोस्ट, ये जो पोस्ट हमने किया हुआ है, तो उसके जो 54 पड़े हुए हैं वो पोस्ट किसने किए हैं फिर? ये सारे इन्होंने किए ना, ये जो इसका एसईओ कर रहा है उसने किए। इतनी ये बहुत पुरानी वेबसाइट है। अच्छा। हाँ जी, जब एक वेबसाइट है 2010 से, अब उस पर कितनी पोस्टें भी हो, कम से कम 10,000 पोस्ट से मुराद अब आर्टिकल आर्टिकल्स भी कह सकते हैं। आर्टिकल दरअसल वो होता है जो हम किसी और की वेबसाइट पे जाके डालते हैं, और ब्लॉग वो होता है जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं। अच्छा। जिसको हम कहते हैं ऑन पेज ब्लॉग। ये अपनी वेबसाइट के ऊपर ही है ना, तो ये तो इसको हम कहते हैं। आप ऑन पेज ब्लॉग भी लिखते हैं खुद? हाँ, लिखते नहीं, वो कंटेंट राइटर देते हैं। वही ना, मतलब content कंटेंट writer राइटर देगा, हमें देगा और हम content यहाँ पे writer, पोस्ट कर देंगे। हाँ जी। अब वो कैसे देगा, वो लिखेगा कैसे, आप उसमें कीवर्ड एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, वो जब हम प्रैक्टिकल एक पोस्ट डालेंगे तो फिर हम उसमें समझेंगे कि उसमें कीवर्ड मैपिंग क्या होती है, उसके अंदर कीवर्ड डेंसिटी क्या रखनी है, कितने कीवर्ड्स रखने हैं, कितने लेंथ उसकी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम रखेंगे। तो और ब्लॉग पेज बनता कैसे है वो भी हम अपनी ही वेबसाइट के अंदर बनाएंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं, ये इसको उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, इस पे आते हैं। अब हमारे पास इसमें तीसरी चीज़ है लास्ट अपडेटेड, कि ये कब अपडेट हुआ है लास्ट। तो ये हमें दे रहा है कि जी आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है ना वो 27 अक्टूबर को हुआ है। यानी कब हुआ है ये, कल परसों हुआ है, 2022 9:30 बजे रात को। ये जो लास्ट पोस्ट लगी लास्ट है। पोस्ट हुई है। अच्छा। हम देखते हैं इसमें क्या टाइमिंग आ रही है। ये 7:15 सुबह की आ रही है। ये देखो, इसका मतलब क्या है कि उसने सही पकड़ा है उसको। तो ये क्या है, साइट मैप। आप, इसका मतलब ये है कि गूगल ने इसको क्रॉल कर लिया है। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे कि साइट मैप का फ़ायदा क्या है। अगर मैं अभी साइट मैप इसमें ना डालता तो गूगल इसको कहाँ से उठाता, गूगल इसको कैसे क्रॉल करता। मैं इस वेबसाइट को उठाता हूँ, ये लिंक, ठीक है, और मैं यहाँ पे डालता हूँ। एक मिनट, अब ये मुझे कहीं लेके जा रहा है ये, ठीक है। अच्छा, वो इसका ये उठा रहा है तो मुझे इस काउंटर टॉप के हिसाब से दिखा रहा है। खैर बहरहाल ये सर्च कंसोल से भी पता चलता है। इसके अलावा हमारे पास एनालिटिक्स से भी पता चलता है कि ये जो यूआरएल्स हैं ये क्रॉल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, इन पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, ये सारा पता चलता है। अच्छा, अब जो ये वाला पेज है ना, ये पोस्टों वाला ऑन पेज, ये लास्ट अपडेट हुआ है 27 अक्टूबर को, कल परसों। सेम एज पेज, ये जो पेज है, अब ये कौन सा पेज है, अगर मैं इसको ऐसे ओपन करूं तो इसके अंदर हमारे पास ये जितने पेजेस हैं ये, वो कह रहा है जी ये 23 अक्टूबर को 12:30 बजे दिन को ये अपडेट हुआ है। सेम एज ये किचन काउंटर हो गया, बाथरूम काउंटर हो गया, ये सारे इनके सामने डेट्स हैं।
लास्ट अपडेट का मतलब ये है कि उनके अंदर लास्ट चीज़ कौन सी ऐड की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ब्लॉग पोस्ट की, तो वो अपडेशन है ना, उसके अंदर एक नई चीज़ को मैं डाल रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, ये उसको डिटेक्ट करेगा कि अच्छा लास्ट जो ब्लॉग पड़ी थी वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिन पहले पड़ी थी, अभी जो इसने डाली है तो वो लास्ट जो डेट है आपके सिस्टम के हिसाब से, और लास्ट जो आपने ब्लॉग डाला है उसको डिटेक्ट करेगा, वो उसको क्रॉल करेगा और यहाँ पे आपको शो कराएगा। तो साइट मैप ये होती है। साइट मैप, आप शॉर्टकट इस चीज़ को समझे कि साइट मैप सर्च इंजन को सिग्नल देता है कि आप आओ और मेरी वेबसाइट के अंदर जितने भी यूआरएल्स हैं उनको क्रॉल करें। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर साइट मैप ना हो तो सर्च इंजन को हमारे यूआरएल्स को देखने में मुश्किल हो, बजाय इसके कि मैं वो बाहर से आए मैं उसको कहूँ कि वो वहाँ पे है, वो वहाँ पे है, तो मैं एक शीट बनाता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि जी ये, तो वो एक डॉक्यूमेंटेड काम हो गया। और मैं अगर उसको कहूँ कि पहले आप वो देख लें, फिर एक वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है और ये डॉक्यूमेंटेड है, तो इसको हम डॉक्यूमेंटेड बनाने के लिए अपने यूआरएल्स को हम क्या करते हैं, एक साइट मैप बनाते हैं जो गूगल को इंडिकेशन देता है कि आप आएँ और मेरे वेबसाइट के अंदर ये जो यूआरएल्स है इनको क्रॉल करें। अगर आपका यूआरएल क्रॉल नहीं होता तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट ऊपर नहीं आ रही। तो साइट मैप का कितना बड़ा फ़ायदा है कि आपके साइट मैप के थ्रू आपकी वेबसाइट को इंडेक्स क्रॉलिंग में आसानी मिलती है, आपकी वेबसाइट को पहचानने में आसानी मिलती है, आपकी वेबसाइट को ढूंढने में आसानी मिलती है सर्च इंजन्स को। इसका ये फ़ायदा है। तीसरी चीज़ पे हम जाते हैं। कल हमने वो किया था एक robots.txt फाइल, उसके बाद हमने की साइट मैप .xml, आज हम पढ़ेंगे schema.org। schema.org। स्केमा डॉट, कोई इसको स्कीमा कहता है, कोई इसको स्कैमा कहता है, डजन मैटर, जो भी इसका नाम है, जैसे आपका दिल करे इसको बोलो। सही। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज schema.org। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। आपने एक कीवर्ड सर्च किया गूगल के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पिज़्ज़ा शॉप। आपने गूगल से पूछा मुझे ज़रा पिज़्ज़ा शॉप तो दिखाएं, ठीक है। गूगल ने ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन उठाई, उसने ऑटोमेटिकली आपको मैप लिस्टिंग दिखाई जो आपके करीब करीब थी। ओसिया चौक हो गया, कॉलेज रोड हो गया, फिर कॉलेज रोड, यहाँ तक तो बात ठीक है। अच्छा, एक बात और बताएं, ये आपने ना लिखा है पिज़्ज़ा शॉप, मुझे अजीब सा लग, तो इसने मेरे घर के आसपास के क्यों दिखाए हैं? इसने आपके घर पे आसपास इसलिए दिखाए हैं कि आपके घर के पास किन लोगों ने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड किया है। नहीं, मुझे ये पूछना है कि इसने मेरे घर के आसपास वाले क्यों दिखाए हैं? गुजरांवाला, सियालकोट, पतोगी, वहाँ के क्यों नहीं? लास्ट टाइम अगर आपको याद हो जब हम सर्च इंजन को पढ़ रहे थे, हाँ। तो उसमें हमने 3 हिस्से पढ़े थे। सबसे पहला था मैप लिस्टिंग, लोकल बिजनेस जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था, पहले पढ़ा था हमने एड्स, यहाँ पे अब एड्स नहीं आ रहे क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई ऐड ही नहीं है। सेकंड हमने पढ़ा था मैप्स, और थर्ड पे हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक। ये तीन नाम हमने पढ़े थे अगर आपको याद हो। इसमें जब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो गूगल सबसे पहले हमें नियरेस्ट बिजनेस दिखाता है, नियरेस्ट बिजनेस। अब मैंने पिज़्ज़ा शॉप का जब लिखा है तो गूगल को ये पता चल रहा है कि ये बंदा पिज़्ज़ा शॉप के बारे में जानना चाह रहा है, तो वो मुझे क्या कहता है, लोकल बिजनेस दिखाएगा ना। मैंने तो उसको गुजरांवाला नहीं लिखा, मैंने तो उसको कराची भी नहीं कहा। अगर मैं लाहौर भी लिखता हूँ तब भी उसको पता है कि लाहौर में बैठा है, तो वो मुझे क्या दिखाएगा, नियरेस्ट 25 माइल्स के अंदर जितना भी बिज़नेस होगा, पिज़्ज़ा का, बर्गर का, इन चीज़ों का, वो मुझे शो कराएगा। और वो शो कराएगा जिन्होंने गूगल के ऊपर अपनी बिज़नेस को डाला हुआ है। नहीं भी डाला गूगल तब भी मैप से उठा लेता है खुद ब खुद, कोई मसला नहीं।
तो जब मैंने गूगल से अब वो मुझे क्या कहता है, www.google.com wants to know your location। अब वो इससे भी एग्जैक्ट आपको दिखाना चाहता है कि भाई अगर आप इसको अलाउ करते हैं ना तो मैं इससे भी अच्छे मज़ीद करीब तरीन आपको दिखाता हूँ। तो ये सिर्फ वही दिखा रहा है जो रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड है अच्छा, जो अनरजिस्टर्ड है या वो ज़्यादातर ये होता है ना कि चूँकि गूगल के ऊपर ज़मीन के ऊपर उनके सियारे घूम रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है हमारी उनके पास, हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या चीज़ है, सारा कुछ उनके पास। अगर हम खुद से रजिस्टर ना भी करें ना तो फेमस बिजनेसेस खुद ही रजिस्टर्ड हो जाती है, फेमस हो जाते हैं, खुद ही वो रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं वो सजेशन करते हैं कि जी एक चीज़ यहाँ पे ऐसी है, वो सजेशन करते हैं तो वो क्या करता है, गूगल वहाँ सजेशन से भी उठाता है कि अच्छा जी ये चीज़ यहाँ पे इस तरह है, तो फिर वो उसको ऑटोमेटिकली लिस्ट कर देता है। गो के उसके पास उसकी तस्वीरें नहीं होती, ये वो कुछ भी नहीं होता। तो खैर टॉपिक हमारा निकल रहा है। टॉपिक हमारा क्या है, साइट मैप। मेरा जो कहने का मकसद ये था वो ये है कि मैंने लिखा पिज़्ज़ा शॉप। जी जी। तो गूगल मुझे, अगर मैं मैप लिस्टिंग से नीचे आऊँ, ठीक है, गूगल मुझे फूड पांडा के अंदर पिज़्ज़ा क्यों दिखा रहा है, सेम एज ट्रिप एडवाइज़र के अंदर पिज़्ज़ा दिखा रहा है, विजिट लाहौर.com में पिज़्ज़ा दिखा रहा है, फिर इस तरह पिकाबू है, क्या है, पीकब्बू है, क्या पता नहीं क्या है, गुरु, ये भी उसी की पिज़्ज़ा शॉप में पिज़्ज़ा ही क्यों दिखा रहा है, ये मुझे ट्रैवल क्यों नहीं दिखा रहा, ये मुझे सर्च ही वही किया कर रहे हैं ना, सर्च वही किया। अच्छा, ये तो हमारी तरफ से सर्चिंग हुई। हाँ। तो गूगल को कैसे पता चला कि ये वेबसाइट पिज़्ज़ा की है? नाम पिज़्ज़ा, कीवर्ड्स पहले इंडिकेशन, डिस्क्रिप्शन दूसरी इंडिकेशन हो गई। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ जो हम अपनी, जिसको हम स्केमा कहते हैं, गूगल को यहाँ से पता चला कि जब हम schema.org की फ़ाइल बनाते हैं वो हम अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट करते हैं। अच्छा। उस स्केमा फ़ाइल के अंदर क्या चीज़ होती है कि हम उसके अंदर गूगल को ये बताते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है, ये इसका नाम है, ये इसका URL है, ये इसकी लोकेशन है, ये इसका फ़ोन नंबर है, और ये हम ये काम कर रहे हैं, अगर आप उसको और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, एक्सपेंड करना चाहते हो तो वो उसमें और लिखा जा सकता है। SEOs वाले ज़्यादा स्कैमर्स जो होती है ना, स्कैमर्स वो कई तरह के होते हैं। रिव्यू के अपने स्कैमर्स हैं, आपने मोबाइल शॉप बनाई है, आपने उसको मैप पे डाला, अच्छा उसके अलावा आपने वेबसाइट बनाई, जब वो वेबसाइट लोग उस पर जाके कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो नीचे एक रिव्यू आ रहा होता है। वो रिव्यू कैसे आता है, वो स्कीमा के थ्रू आता है, वो भी हम बनाएंगे। दूसरा, स्कैमर्स जो हैं, हर तरह के स्कैमर्स होते हैं, वो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। बेसिकली जो वेबसाइट के लिए स्कैमा एक होता है जो बेसिक है, लाजमी होना ज़रूरी है। schema.org गूगल को बताता है कि आपकी वेबसाइट की बेस क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि मैंने ऊपर लिखा है पिज़्ज़ा शॉप, तो गूगल मुझे पिज़्ज़ा की ही चीज़ें क्यों दिखा रहा है, उसमें से एक वजह यह है कि उन वेबसाइट्स के अंदर स्कैमा लगा हुआ है जिससे गूगल को इंडिकेशन मिलती है कि ये स्कीमा, ये पिज़्ज़ा के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या करता है, उन वेबसाइट्स को उठा के आपके सामने ला के रखता है। मेरे जहन में क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि मैंने पिज़्ज़ा शॉप लिखा है तो मुझे कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट क्यों नज़र नहीं आती, हाँ बिल्कुल, मुझे ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट क्यों नज़र नहीं आती। सही। तो स्कैमा क्या करता है, गूगल को इंडिकेशन देता है कि ये जो वेबसाइट है इसके अंदर, चूँकि वो एक कोड में होता है, उस कोड के अंदर हम ये लिखते हैं कि ये इसका नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल pizzashop.com, इसका नाम है पिज़्ज़ा शॉप, फिर इसका URL है pizza-shop.com, ये लाहौर में है। अब जिस तरह हमने वहाँ हमारी वेबसाइट बनी है, वो क्या नाम है उसका नाम है खलीफा बेकरी लाहौर, खलीफा बेकरी। तो अब ज़ाहिर बात है जो उसने भी इसमें किया होगा, वो हम खुद बनाएंगे, ये अभी हम खुद करेंगे, अभी हम खुद करेंगे उसको बनाने के। इसके बनाने के दो तरीके हैं, एक है बाय कोड,
जो कि डेवलपर बना सकता है, अच्छा, एक है प्लगइन के थ्रू। प्लगइन के थ्रू। ये दो तरीके हो गए। एक तीसरा तरीका है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं फ्री की, अब वहाँ से जनरेट करके वो आपको कोड दे देता है। यानी आप कोड लिखने से, अगर आप, चूँकि हम तो कोड नहीं लिख सकते, वो तो डेवलपर लिख सकता है, तो फिर हमारे लिए आसानी के लिए लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हैं। हम वहाँ पे जाके अपने वेबसाइट का यूआरएल देते हैं और कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और वहाँ से वो हमें ऑटोमेटिकली कोड बना के दे देता है। अच्छा, वो कोड हम उठा के अपने वेबसाइट के अंदर पुट कर तो देते जो हैं। एसईओ है वो प्लगइन और अदर वेबसाइट को यूज़ करके हाँ, ये फिग्मा साइट को। मैप, robo.txt, इसके अलावा schema.org या किसी भी किस्म का और स्कैमा आप उठा के अपने वेबसाइट में इजीली पुट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप प्लगइन्स यूज़ ना करें। अच्छा, उसकी वजह यह है कि प्लगइन जब आप इंस्टॉल करते हो तो प्लगइन का अपना भी तो एक वज़न होता है ना, अपना भी तो एक कोड होता है। प्लगइन दरअसल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ना, तो वो कोड अपने आप जब वेबसाइट के अंदर डालते हो तो उसका वज़न पड़ता है ना। तो हम एसईओज़ वाले क्या करते हैं कि हमें थोड़ा सा कोड सीखना ज़रूरी है। जैसे स्कैमास बनाना है, जैसे कि robo.txt की फ़ाइल बनानी है, जैसे XML बनानी है, तो हमें थोड़ी सी कोड को सीखना पड़ता है ताकि हम वेबसाइट पे बोझ ना डालें। जितने प्लगइन्स वेबसाइट के अंदर होंगे, आपकी वेबसाइट उतना ही टाइम लेगी, उतनी वो स्लो होगी, उतनी ही वो क्या कहते हैं, मतलब क्रॉलिंग में, इंडेक्सिंग में वो मसला करते हैं। अच्छी बात यह है कि आप खुद सी चीज़ को जनरेट करें, क्योंकि कोड जो होता है वो गूगल जल्दी पढ़ता है। प्लगइन भी दरअसल कोड ही है, बट वो प्लगइन जब आप इंस्टॉल करते हो वो आपकी स्पेस भी लेता है, आपकी होस्टिंग पे भी असर पड़ता है, आपकी बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। जब आप खुद एक चीज़ को कोड करते हो तो वो उस चीज़ के बदले में कम टाइम लेता है, कम एफिशिएंसी होती है और सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है कि schema.org क्या होता है। आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन तो ये कोई नहीं आ रहा, बस फ़िलहाल फिर यही समझ आ रही है स्कैमा ये है कि ये। अच्छा, ये बताएं कि ये जो वेब डेवलपर है वो क्यों नहीं स्कैमा करके दे रहा? ज़्यादातर वेब डेवलपर ही बनाते हैं अच्छा, कोड के थ्रू, कोड के थ्रू। क्योंकि हम उनको कहते हैं कि आप कोड के थ्रू बना के दें, हम प्लगइन यूज़ नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे कामों के लिए हम प्लगइन यूज़ नहीं कर सकते। सही। वो तो अगर हम अब स्केमा के लिए अलग प्लगइन डालें। फिर इसका मतलब ये है कि अगर स्कीमा अगर हमारे पास आता है, एसईओ के पास आता है, तो एसईओ फिर ये है कि प्लगइन नहीं यूज़ करेगा, वो अदर वेबसाइट पे जाके अपना। अब कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। हम्म, आप एक जगह पे आ गए हैं, आप हेड है वहाँ के। हम्म, अब ऑनर आपको कहता है भाई इसका स्केमा जल्दी से बना के दें, इसका robo.txt फाइल, क्योंकि ये बेसिक्स है, जैसी वेबसाइट बनती है चीज़ें अप्लाई होती हैं। आप जल्दी से इसका साइट मैप दें ताकि मैं पुट करूँ। या डेवलपर आपको कहता है, अक्सर डेवलपर को इन चीज़ों का नहीं पता होता, एसईओ वाले को पता होता नहीं तो फिर डेवलपर किस बात का, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जब रिपोर्ट भी हम कर रहे हैं, स्कीमा भी है। हम कर रहे डेवलपर हैं। एक्चुअली वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, डेवलपर एसईओ को नहीं जानता, एसईओ डेवलपमेंट जानते हैं, हल्की फुल्की। डेवलपर एसईओ को नहीं जानता। तो डेवलपर तो का मेरे ख्याल से तो इतना कोई ज़्यादा काम नहीं है। नहीं, डेवलपमेंट तो पूरी एक चीज़ है ना, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा काम। डेवलपर आपका देखें, अगर डेवलपमेंट हमें आती तो हम उसको पैसे क्यों देते? मैं कह रहा हूँ कि डेवलपर जो है वो उसने, मैं समझ रहा हूँ कि उसको बस उसने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी, खड़ी कर दी। अब उसकी सिक्योरिटी, उसकी मेंटेनेंस, उसमें रंग भरना और उसके अंदर इमेजेस रखना, इमेजेस को कंप्रेस करके, ये सारा काम तो उसी का है। उसका कोड लिखना सबसे बड़ा मसला, 6,000 वर्ड्स का एक एक कोड है, वो कौन लिखेगा? हम तो नहीं लिख सकते। तो डेवलपर बहुत, मतलब डेवलपर हमें एक इमारत खड़ी करता है, उसमें रंगो रोगन हम खुद डालते हैं। अच्छा, डेवलपर आपके बेसिक एक ढांचा बना के देता है, ये चीज़ है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि schema.org क्या होता है। मैं आपको मशीनी डिफिनीशन इसकी बताता हूँ।
इसकी कंप्यूटर जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? स्कीमा org इज़ अ रेफरेंस वेबसाइट दैट पब्लिशेस डॉक्यूमेंटेशन एंड गाइडलाइंस फॉर यूजिंग स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप ऑन दी वेब पेजेस। अब ये आपके लिए मुश्किल है क्योंकि अभी आपको इसकी समझ नहीं आनी। It is main objective to standardize HTML tag to be used by webmasters for creating rich results about a certain topic of interest. इसको छोड़े मैं आपको इजी बता दूँ। schema.org वो चीज़ है, वो HTML टैग है, इसने HTML टैग का जिक्र किया ना, वो HTML टैग है, HTML लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज पे बना हुआ एक टैग है जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को, अपने वेब मास्टर्स को, वेब मास्टर मतलब गूगल को, हम ये बताते हैं कि हमारी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, हमारी वेबसाइट की सर्विसेज क्या हैं, हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, हमारी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, हमारी वेबसाइट का फ़ोन नंबर या एड्रेस क्या है। जब ये डेटा हम गूगल को पास करते हैं तो गूगल आपके डेटा को सेव करता है अगेंस्ट आपकी वेबसाइट के, और जब आपको रैंकिंग मिलती है तो वो कैसे मिलती है? अगर आपने वेबसाइट पे काम किया है तो जब एक बंदा कोई सर्च करता है तो गूगल schema.org की बुनियाद पे आपकी वेबसाइट को ऊपर उठाता है। बहुत सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ ये भी है, रैंकिंग फैक्टर्स को अगर छोड़ के हम सिंपली की बात करें, गूगल आपकी वेबसाइट को आइडेंटिफाई कैसे करता है? schema.org की बेस पे। अगर आपकी वेबसाइट में schema.org नहीं है तो गूगल को मुश्किल होती है, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं है कि आपने एक बार घर बना लिया, अब ये आपने किराए पे देना है या खुद इसमें रहना है, या आपने इसको मतलब कंपनी बनाना है, क्या करना है। जब आप उसको वेरीफाई करते हैं गूगल को कोड के थ्रू कि जी ये मैंने बना लिया, अब मैं खुद इसमें रहूँगा, ये मेरा घर का नंबर है, ये उसका बाहर एड्रेस लगा हुआ है, ये इसका मालिक ये है, इसमें इतने कमरे हैं, फलाना फलाना फलाना, तो गूगल को आपके घर की लोकेशन, आपके घर के मुतालिक चीज़ों के बारे में आसानी हो जाती है। घर मीन्स वेबसाइट। सो schema.org वेबसाइट्स के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर आपकी वेबसाइट में स्कैमा नहीं है तो आपकी वेबसाइट मुश्किल है। फिर स्कैमा लाजमी है ताकि आपकी वेबसाइट को गूगल अच्छी तरह से रीड कर सके। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हार्ड होती जाएंगी तो आपने पीछे वालों को भूलना नहीं है, नहीं वो मैं बार वो बार आके हमें नहीं टकराएंगे। मैं वो जो वीडियोस अब शुरू कर दी हैं ना इसको अपने साथ नोट करें। हम्म, वो भी शाम सर्वर बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा एसईओ का। अच्छा समझिए सबसे पहले एसईओ उसी ने इंट्रोड्यूस कराई पाकिस्तान में। मतलब डिजिटलाइज उससे नहीं किया। एक है DigiSkills.pk, उसमें मैं देखता हूँ अगर एनरोलमेंट होती है तो, लेकिन वो टाइम मांगता है, वो भी वीडियोस है, वो भी टाइम मांगता है। वो इसी ने जो है इसका स्टार्टअप है, समझे, वो यही इसके अंदर सारा रोल उसी का। अच्छा तो इसकी एक अपनी वेबसाइट है beamguru.com, और बहुत सारी इसकी वेबसाइट है जिन पे वो आपको प्रैक्टिकल काम दिखाता है कि ये इस तरह होती है। अब हम जाते हैं schema.org को। schema.org क्या है, क्या काम करता है, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं इसके 2-3 नाम हैं, schema.org, स्कीमा मार्कअप या स्कीमा कोड। ये 2-3 नाम है इसके। ज़्यादातर जो इसके नाम हैं जो हम जानते हैं वो आपसे डेली बेस पे टकराएंगे, schema.org, स्कीमा मार्कअप, क्योंकि मार्कअप हर जगह आप पढ़ रहे हो। लैंग्वेज HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप हर जगह आपको लगा, ये कोड की एक वो है, ठीक है, कंपोनेंट है। अब हम कहते हैं कि जी schema.org, फॉर एग्जांपल हमारे पास डेवलपर नहीं है, अब हम क्या करेंगे, हम तो नहीं बना सकते, तो गूगल के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम क्या कहते हैं, जनरेटर पे जाते हैं। जैसे साइट मैप जनरेटर है, जैसे
रिपोर्ट txt की फ़ाइल का जनरेटर है, इस तरह। तो सबसे जो ज़बरदस्त है वो ये है technicalseo.com/SEO tools। उसका एक पेज है SEO टूल का, जिसके अंदर उसने रखा हुआ है स्कैमा मार्कअप जनरेटर। ये जो वेबसाइट है ये बड़ी ज़बरदस्त, टेक्निकल एसईओ। अब ये इसको, एसईओ की वेबसाइट है। हाँ ये एसईओ टूल्स की वेबसाइट है। मतलब टूल्स SEO आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता जाऊंगा कि मार्केट में कितने कितने टूल्स पड़े हैं फ्री वाले, जिससे हम कुछ हद तक अपनी कोई काम कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। अगर आप इसमें देखें तो ये इसने क्या लिखा है, स्केमा मार्कअप जनरेटर जेसन एलडी। जेसन एलडी, जेसन लैंग्वेज है कोड की। अब वो किस टाइप की लैंग्वेज है वो ज़रा बात की बात है। इसको अगर आप देखते हैं ये क्या कहता है अभी, use the schema.org structure data generator to create JSON LD markups including all of the required item properties and more. Click the Google icon to test your markup with the structure data tool and or the rich results test. अब इसको आपने बहुत गौर से देखना है, ठीक है। अब हमारी जो अपनी वेबसाइट है, कि कौन सी वेबसाइट है, खाली हाँ ये है, इसका मार्कअप लैंग्वेज आपको बनाने दे रहा हूँ। एक दफ़ा मैं बनाऊँगा, एक दफ़ा आप बनाएंगे। है कि ये मार्कअप लैंग्वेज? अभी तो पढ़ा है मार्कअप लैंग्वेज क्या है। वो तो सिग्मा का पड़ा। स्कीमा मार्कअप के 2-3 नाम हैं, मार्कअप लैंग्वेज, schema.org, या उसको हम स्कीमा वो क्या कहते हैं, स्कीमा भी कहते हैं। ठीक है। इसको उठाया, वेबसाइट का लिंक उठाया, कॉपी किया, यहाँ पे आया। वो क्या कहता है, अच्छा। विच स्कीमा मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट। वो क्या कहता है जी, आप कौन सा स्कीमा बनाना चाहते हो। क्योंकि मैंने अभी आपसे कुछ टाइम पहले कहा था कि स्कीमा बहुत टाइप्स के हैं। वेबसाइट के लिए है, आर्टिकल्स के लिए है, ब्लॉग्स के लिए है, प्रोडक्ट्स के लिए है, रिव्यूज़ के लिए है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो हम इसको कहाँ से करेंगे, हम इसको, चूँकि अभी हमें बेसिकली वेबसाइट के लिए चाहिए, क्लिक करना है हमने। अब वो सबसे पहले हमें दे रहा है आर्टिकल, ब्रेड क्रम्स, इवेंट, FAQs, हाउ टू। अब मुझे यहाँ पे किस चीज़ के लिए चाहिए जी, जिस चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ वो इसके नीचे है। जॉब पोस्टिंग के लिए आपको चाहिए, लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, रिसेप, वीडियो, वेबसाइट। सबसे नीचे मेरा पड़ा हुआ है वेबसाइट। तो चूंकि फ़िलहाल हमें वेबसाइट के लिए चाहिए तो मैं इस पर वेबसाइट क्लिक करूँगा, ठीक है। अब वो नीचे आ जाए यहाँ पे वेबसाइट, साइड लिंक, सर्च बॉक्स। अब वो कहता है जी, जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि आपका नाम पूछेगा आपकी वेबसाइट का, फिर URL पूछेगा, फिर लोकेशन पूछेगा, ये सारी चीज़ें। ये एक सिंपल स्कैमा मार्कअप है, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। ये जेसन LD की क्या है, लैंग्वेज है, जेसन के ऊपर बनी हुई है। जेसन कोडिंग की एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसके ऊपर बना है, मैं एडिट यहाँ पे करूँगा और चीज़ें मुझे वहाँ पे आ जाएंगी। इजीली हो गया ना। अगर मैं डेवलपर ना हूँ तो फिर मैं कैसे बनाऊँगा इसको, बट मैं डेवलपर नहीं भी हूँ फिर भी मेरा स्कीमा बन रहा है। तो वो इन वेबसाइट्स के थ्रू हमारे साथ चीज़ें हैं। वो कहता है जी वेबसाइट का नेम क्या है, तो मैं लिखता हूँ जी खलीफा बेकरी लाहौर। क्या किया इसने, लिखती है। ये कोड मुझे लिखना नहीं पड़ा, सिर्फ इसने ये मुझे और वहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा है। फिर वो मुझसे पूछता है जी आपकी वेबसाइट का URL क्या है। लाजमी बात है, गूगल आपकी वेबसाइट का URL तो उठाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, URL भी दे दिया। अब वो कहता है जी नेम क्या है, URL क्या है, ये भी इसके अंदर आ गया। सेकंड फेज पे हम जाते हैं। वो कहते हैं जी इंटरनल साइट सर्च URL, फॉर एग्जाम्पल example.com/search =q आ गई है। ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे हमारी वेबसाइट के अंदर किसी सर्च का बटन लगा हुआ हो। कोई सर्च का बटन जैसे लगा हो ना, चूँकि हमारी वेबसाइट के अंदर सर्च का बटन नहीं है, मैं आपको
दराज पे लेके जाता हूँ। अब इसके अंदर सर्च का बटन है, ये है। हाँ जी। वो हमें कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर सर्च का बटन है तो आप वो यूआरएल दें कि आप कोई भी चीज़ सर्च करके यहाँ पे कोई कीवर्ड लिखेंगे, उसके अगेंस्ट जो सर्च के बटन का ऊपर जो यूआरएल बनेगा वो उठा के वहाँ पे देंगे अपने वेबसाइट का। अच्छा। क्योंकि हमारी वेबसाइट में सर्च का बटन नहीं है तो हम ये काम फ़िलहाल नहीं कर सकते। वैसे क्या होगा, वैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वकास, यहाँ पे इसने ये जो मुझे इतना बड़ा लिंक दिया है, इसका काम हमारा सिर्फ यहाँ तक है। जब मैं अपनी वेबसाइट की बात करूँगा तो मैं ये लिंक उठा के यहाँ पे डालूँगा, Q इज़ इक्वल टू आगे वाला, Q इज़ इक्वल टू वकास ही था, मैंने उठा के अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे रख के दे देगा। लेकिन चूंकि हमारी वेबसाइट तो ये नहीं है ना, ये तो दराज.py की, तो हम इसको ये नहीं डाल सकते। ये बेसिकली सर्च बटन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। लेकिन चूंकि हमारी वेबसाइट में सर्च बटन नहीं है इसलिए हमारा इससे फ़िलहाल कोई काम नहीं है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी ऑप्शनल है, स्टेइंग इन द यूआरएल आफ्टर द क्यूरी, वो भी है। आफ्टर द क्यूरी अगर मैं इसको कहूँ वकास, ये उठा के वहाँ पे पहले मैंने इज़ इक्वल टू तक उठाया, फिर मैं ये उठाऊँगा अपनी वेबसाइट में। ठीक है। और फिर वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। क्या चीज़? अगर मेरी वेबसाइट के अंदर सर्च का बटन है, हाँ जी। तो उससे पहले मैं इज़ इक्वल टू के बाद का जो ये जो जगह है यहाँ से उठा के इसमें डालूँगा। हाँ पहले में, हाँ ठीक है। और एंड वाला जो मेरा स्ट्रिंग होगा वो ये होगी पूरी, इसको उठा के मैं यहाँ पे डालूँगा आफ्टर द क्यूरी। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। जब तक आप इसको डालेंगे तब ये आएगा, जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। फ़िलहाल हमारा काम यहीं तक है। अब हम क्या करें जी, इसने हमें एक schema.org बना दिया हमारी वेबसाइट के हिसाब से। हम क्या इसको कॉपी करेंगे? हम यहाँ से उठाएंगे इसको और जाके सीधा सीधा अपनी वेबसाइट के डालेंगे ये सारा मगर स्क्रिप्ट से लेके नीचे स्क्रिप्ट तक। मगर हमारी तो सिर्फ ये 2 लाइनें पूरी हुई हैं, नेम और यूआरएल। हाँ जी, और ये जितना भी है ये आपकी वेबसाइट के हिसाब से। मगर सर हम पूरा ही उसको कॉपी करेंगे। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये हटा दें, क्योंकि ये वो हमारी अभी नहीं है, एक्शन वाला जो काम है ये हमारा नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा दें और इसको हटा दें, ये भी हटा दें, और इसके अलावा फिर आपको थोड़ा बड़ा कोड सीखना पड़ेगा, ये भी हटा दें। यहाँ से आपका कोड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपका कोड ख़त्म हुआ। ठीक है। अच्छा। बड़ी ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई। सही है। तो फिर हमें ये उठा के डालना पड़ेगा सिर्फ। अच्छा। अगर हम वो वाली चीज़ें नहीं डालते, ठीक है, तो आपको फिर कोड को थोड़ा बड़ा सीखना पड़ेगा। आपने सीखा? हल्का फुल्का सीखा हुआ, ज़्यादा नहीं सीखा। स्कीमा वगैरह बना लेते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि ये हम डालेंगे कहाँ पे? वेबसाइट पे। अब एक चीज़ हमने याद रखनी है, जब हम किसी कोड को वेबसाइट में डालेंगे तो कोड, बहुत सारे कोड्स ऐसे हैं जो हम वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डालते हैं। बहुत सारे कोड, जैसे गूगल एनालिटिक्स का कोड, जैसे वेबमास्टर का कोड, सर्च कंसोल का कोड, इसके अलावा दो स्कैमास का कोड, ये हम सारे कहाँ डालते हैं? गूगल के अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डालते हैं। हेडर सेक्शन में क्यों डालते हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है तो वो हेडर सेक्शन से आता है, वो सर की तरफ से आता है। तो हर चीज़ सर में पड़ी है, दिमाग के अंदर पड़ी है।
तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपके ऊपर से आता है यहाँ से, फिर वो इस तरह नीचे जाके क्रॉल करता है। तो सबसे पहले वो आपके हेडर सेक्शन में जो जो कोड पड़ा हुआ है, जो हम चाहते हैं कि वो पढ़े, ज़रूरी कोड, उसको पढ़ता है। जैसे ही वो स्कैमा पे आएगा वो समझ जाएगा कि इसकी स्कैमा बनी हुई है। जैसे ही वो आएगा कैनोनिकल टैग, वो भी हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है, वो भी पढ़ा होगा उसके अंदर। जैसे ही वो देखेगा कि जी किसी और किस्म का, जैसे अभी मैंने वेबसाइट का स्कैमा बनाया, मैं भी हम प्रोडक्ट का स्कैमा बनाएं, वो देखेगा जी इसके अंदर तो प्रोडक्ट का भी है। जैसे ये मोबाइलों की वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, तो उसमें प्रोडक्ट का स्कैमा लाजमी डालना होता है, रिव्यू का स्कैमा लाजमी डालना होता है, इस तरह। तो हर वो अहम कोड जो हम चाहते हैं कि गूगल पहले पढ़े, तो वो हम जाके कहाँ डालेंगे, हेड के ऊपर डालेंगे। अब हमारे पास बैकएंड है नहीं और वो दूसरे के बैकएंड पे मैं जाना नहीं चाहता, वो कोड का मामला है। हमारी अपनी वेबसाइट का बैकएंड होगा तो हम इंशाल्लाह कोड कहाँ पे डालेंगे ये मैं आपसे ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप मुझे स्टार्ट से बताएं कि report.txt फाइल क्या होती है, काम क्या है उसका, फिर XML साइट मैप क्या है, उसका क्या काम है, और फिर schema.org ये क्या चीज़ होती है और इसका क्या काम है। रिपोर्ट txt फाइल ये थी कि हम इसको इसलिए बनाते हैं कि हम एक तो जितने भी स्क्रॉलर है उसको हम स्क्रॉलर्स को अलाउ या डिसअलाउ क्रॉलर्स कर, को आप कह सकते हो, स्पाइडर्स कह सकते हो, स्पाइडर्स बोर्ड्स को, कह सकते हो, अपनी रिपोर्ट्स को मर्जी हम अलाउ या डिसअलाउ कर सकें, ठीक हो गया ना, और हैकर से भी बचा सकें, ओके हो गया, ठीक है। और साइट मैप का ये करता कि जितने हमारे अपने पेज पे क्या नाम था उसका, यूआरएल्स हैं, और हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी यूआरएल्स हैं जितने हम भी क्या करते हैं, यूआरएल्स हैं, और अच्छा अगर अदर को होंगे तो हम आर्टिकल इसको कहते हैं। वो एक ब्लॉग और आर्टिकल का एक डेफिनेशन है, वो एक अलग चीज़ है, वो इसके ठीक है, अंदर नहीं आती। तो साइट मैप का जो हमारे भी वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल्स पड़े हुए हैं वो उसको आके स्क्रॉल करके जाता है। वो आप एक डॉक्यूमेंटेड करें, जब आप डॉक्यूमेंटेड करके सबमिट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जी जी, तो गूगल का जब क्रॉलर आएगा नेक्स्ट टाइम, हाँ जी, तो उसको एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ मिली हुई पड़ी होगी, बजाय वो उसके कि उस लिंक के पीछे जाए, उसके पीछे जाए, उसके वहाँ उसको सारे लिंक्स एक फ़ाइल के अंदर पड़े हुए होंगे और उसको इजीली वो क्रॉल कर लेगा। ये मैंने और आपके लिए आसान कर दिया। नहीं हमने एक वो लिखते हैं तो वो तो एक ही फाइल में होगा, वो एक फ़ाइल के अंदर आपके जितने यूआरएल्स होंगे जी वो जी, सारे आ जाएंगे। एक फाइल को आप एक पेज कह रहे हो। एक फ़ाइल किसकी फ़ाइल होगी, उसकी कलम ने किस में बनाया था, नोटपैड की। नोटपैड फाइल के अंदर वो जितने भी यूआरएल्स होंगे वो सारे एक जगह पड़े होंगे। वो 50 भी हो सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट, जितने भी आपके वेबसाइट में यूआरएल्स हैं। अगर मैं इसका साइट मैप बनाऊँ, मैं बनाता हूँ जी दराज का साइट मैप। ठीक है, मैं साइड मैप पे जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इसमें पड़ा होगा शायद, क्रॉलिंग का है, हाँ ये है साइड मैप। दूसरे तरीके पे हम जाते हैं साइट मैप जनरेटर, हम लातादार जगहों से उठा सकते हैं, ये इसकी अपनी वेबसाइट है। मैं कहता हूँ जी मुझे ये इसका चाहिए। अब आप ख़ुद सोचें इसमें कितने पेजेस हैं, ये देखें, इसमें कम से कम 1000 पेजेस होंगे, सही, कम से कम। हाँ जी, तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने होम पेज उठाया, इसको मैं कहता हूँ भाई ये करके दे ज़रा, इसका मुझे साइट मैप बना के दो। अब पहले ये क्या करेगा, स्क्रॉल करें, इस वेबसाइट का अपना एक क्रॉलर है, वो जाके इस वेबसाइट को भी पढ़ेगा। ये देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे पेजेस हैं इसके अंदर, दुनिया जहान के पेजेस हैं। वो क्या करेगा, इसको पहले पढ़ेगा, और ये देखो ये पढ़ने जा रहा है इसको,
थोड़ा सा टाइम हल्का फुल्का लेगा। क्यूड यानी इतने इतने में आप लगे हो या आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ठीक है। टाइम 14 मिनट कहता है अभी है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इस वेबसाइट में लिंक्स कितने हैं। तो गूगल के पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन इसकी कोई नहीं है। तो जब मैं इसका साइड मैप बना के, फॉर एग्जांपल इसमें 1000 है, 1000 URLs को डाउनलोड करूँ, ये जब कंप्लीट होगा तो ये आपको एक फ़ाइल देगा ना डाउनलोडेबल। हाँ जी, तो वो फाइल किसकी होगी? साइड में वो फाइल साइड मैप की होगी। और किस एक्सटेंशन में होगी? इसके नोटपैड के एक्सटेंशन, क्योंकि कोड हमेशा नोटपैड में होता है, किसी भी दूसरे में नहीं होता, ठीक है। सही। तो आप फिर क्या करते हो, उस फाइल को उठा के अपने वेबसाइट के फाइल मैनेजर में डालते हो, अपने वेबसाइट के फाइल मैनेजर में डालते हो। तो क्या होता है, गूगल आपके फाइल मैनेजर को पढ़ता है, उसके अंदर जब वो इस पर आता है कि अच्छा जी, उसको एक फ़ाइल मिलती है, उस फाइल को जब वो रीड करता है तो उसमें होम, अबाउट अस, ये फलाना फलाना फलाना, उसको एक फ़ाइल के अंदर 1000 जितने भी आपके लिंक्स हैं, पेजेस हैं, पेजेस के अंदर असल लिंक्स हैं ना, हाँ जी, वो सारे एक जगह पे पढ़ लेता है। ठीक। ये चीज़ है। तो तो ये होती है ये हमारे साइड पास मैप है। साइट मैप। तो अब आप आगे मुझे बताएं कि robots.txt हो गई, साइट मैप हो गया, schema.org क्या होता है? schema.org ये था कि स्कैमा ये था कि हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे जाके स्कैमा एक पूरा वो एक है सॉफ्टवेयर कह लो कि वो हम उसको एंटर करते हैं, उसमें अपना टाइटल ये वो हर चीज़ देते हैं कि ये हमारी वेबसाइट किस चीज़ की है, और इसके कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, और अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हैं, ताकि जब स्क्रॉल आए तो वो उसको जब रीड आउट करे तो उसको पता चले कि ये वेबसाइट ये पिज़्ज़ा के किस चीज़ के रिगार्डिंग है मतलब या है? खलीफा बेकर्स के रिगार्डिंग है, तो उसको स्क्रॉल करता है बस। स्कैमा, चूँकि अभी आपका भी इंटरव्यू वाला हिसाब नहीं बन रहा, तो मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। जब आप एंड पे जाओगे तो तब मैं आपसे वो आंसर एक्सपेक्ट करूँगा जो आप इंटरव्यू में टेक्निकल आंसर दे सको। ये तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हाँ जी, एक टाइम आएगा जब मैं आपको कहूँगा भाई ये वाला नहीं, मुझे सही टेक्निकल आंसर दो, ताकि कल को आप इंटरव्यू में बैठो तो वो यहाँ वहाँ पे तो वो ये नहीं चलते, वो टेक्निकल आंसर आपसे पूछते हैं। हाँ भाई स्कैमा क्या है, तो अगर आप उसको कहते हो वो इस तरह है, वो नहीं, इसका टेक्निकल एक आंसर। टेक्निकल आंसर क्या है? आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपकी वेबसाइट का नेम क्या है, आपकी वेबसाइट का नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, इन सब को हम एक जगह पे डाल के एक स्कैमा बनाते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है गूगल को हम बताते हैं। इसको हम schema.org। हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या फ़ोन है, नंबर क्या है, URL क्या है, यूआरएल क्या है। इसके अलावा नाम हो गया। ये 5-6 चीज़ें आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली 5-6 चीज़ें जब आप एक गूगल को ये बताते हो तो वो उसको आपकी वेबसाइट को कैटेगराइज करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, आप लिखते हो 1000